अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ, चैप्टर नंबर 11, फाइनल अकाउंट्स बेसिक 1। अपनी लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, कौन से इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। हमने हाफ तकरीबन हम स्टडी कर चुके हैं। इसी को हम जो है कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो बकिया एक्सप्लेनेशन के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। हम तकरीबन जो है ये बात कर रहे थे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की, हम बात कर चुके थे। इसके बाद हम बात करते हैं जी आपके जो स्टेबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी के हवाले से अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को कायम रखने के हवाले से जो बिजनेस एक्सपेंस कर रहा होता है, ठीक है, तो स्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं। और ये भी आपके इनडायरेक्ट में आएंगे। अनप्रोडक्टिव वेजेस हैं, ठीक है, जो वेजेस जिसकी अनप्रोडक्टिव वेजेस जो है मतलब कि जिनका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अनप्रोडक्टिव वेजेस से मुराद वो वेजेस हैं जिनका प्रोडक्शन एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, उसने सवाल में बताया होगा। अगर जस्ट वेजेस बताया हो सवाल में तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। लेकिन अनप्रोडक्टिव वेजेस से मुराद वो वेजेस हैं जिनका प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से यानी कि प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। चीज़ों को सेल करने के हवाले से, बेचने के हवाले से या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से आगे मार्केट में एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं भी इनडायरेक्ट हैं। प्रोफेशनल एंड सर्विस एक्सपेंस, आप प्रोफेशनली किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने अपने टैक्स कंसल्टेंट्स की सर्विसेज ली हैं, वैल्यूएशन एक्सपर्ट की सर्विसेज ली हैं, ठीक है, या और किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज ले रहे हैं आप, प्रोफेशनल सर्विसेज, तो ये भी आपके इनडायरेक्ट हैं। डोनेशंस वगैरह जो हैं तो ये भी आपकी एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। अतियात वगैरह जो लोगों के होते हैं, तो उसके अलावा अतियात जो देते हैं आप, ठीक है, ये भी एक्सपेंसेस में होते हैं। बिजनेस अगर किसी को डोनेशन देते हैं ना, ठीक है, तो ये भी बिजनेस के एक्सपेंसेस में ही शुमार होता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं। लेकिन बिजनेस अपना इमेज बढ़ाने के लिए, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अपना इमेज क्रिएट करने के लिए, इमेज बढ़ाने के लिए लोगों को डोनेशंस देते हैं, फलाही काम करते हैं, उनके इस तरह से उनके बिजनेस की क्रैपो बनती है, ठीक है। और ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिजनेस की कि वो माशरे की फ़लाह के लिए काम करें, लोगों की फ़लाह के लिए काम करें, ठीक है। उसके बाद लॉस फ्रॉम डिक्लाइन इन स्टॉक वैल्यू, ठीक है, आपके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ था, स्टॉक पड़ा हुआ था, वक़्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ गई, ठीक है। स्टॉक आपने ख़रीदा था 50,000 का, ठीक है, वक़्त के 2 महीनों बाद उसकी वैल्यू होगी 40,000। 10,000 का जो आपको नुकसान हुआ है वो नुकसान भी आप यहीं पे लिखेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस ड्यू टू फायर, चीज़ों को आग लगने से जो आपको नुकसान हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लॉस फ्रॉम डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है, आपने कोई जगह खरीदी थी या आपने कोई एसेट खरीदा हुआ था अपना, 5 लाख एसेट खरीदा था। अब उस एसेट की मार्केट में वैल्यू हो गई है 4.5 लाख, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 डिक्रीज हो गई है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट या किसी एसेट में डिक्रीज आती है, वैल्यू में उसकी लॉस हो जाता है, तो वो भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस शुमार करेंगे, उसको यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। तमाम किस्म के लॉसेज एक्सपेंसेस यहीं पे लिखे जाएंगे। उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब ये है जैसे कि आप डिस्काउंट अलाउड नहीं देते। आपने फॉर एग्जांपल किसी को चीज़ें सेल की, 10,000 की चीज़ें सेल की हैं, और आपको लग रहा है कि यार हमेशा मैं इसको डिस्काउंट देता हूँ तो इस दफ़ा भी मुझे इसको डिस्काउंट देना ही पड़ना है, ठीक है। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया यार 10,000 है ना, इसने 500 रुपये नहीं देना मुझे, ठीक है, तो 500 आपने पहले से रिजर्व बना लिया कि 500 तो मुझे इसको छोड़ना ही पड़ना है, वरना तो इसने पैसे देने नहीं मुझे, ठीक है। आप पहले से ये ज़हन बना के बैठ गए कि 500 जो है इसकी तरफ से नहीं मिलना, वो आपने अपना रिज़र्व मेंटेन कर लिया। यहाँ पे इसको आपने हालाँकि अभी पैसे रिसीव नहीं हुए सारे के सारे आपको, ठीक है। अभी वो टाइम भी नहीं आया है। आप पहले बैठ के आपने रिज़र्व बना लिया कि जब भी पैसे इसने देने हैं, तो इसने 500 नहीं देना, 500 मुझे इसको छोड़ना ही पड़ना है, बार्गेनिंग हो जानी है, ठीक है। तो आप वो पहले से अपना एक रिज़र्व बना लेंगे कि जो आपको फ्यूचर में होने वाला एक लॉस है, जो एक एक्सपेंस है, उसके लिए पहले से आप जो है एक्सपेंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये अकाउंटिंग की कंजर्वेटिज्म एक कन्वेंशन है, वो यही कहती है कि फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई लॉस हो जाएगा या एक्सपेंस हो जाएगा, आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। लेकिन कंजर्वेटिज्म ये भी कहता है कि अगर फ्यूचर में आपको कोई लग रहा है कि आपको कोई प्रॉफिट हो जाएगा, उसको नहीं रिकॉर्ड करना। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉस को आप जरूर रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। उसके बाद हीटिंग का, लाइटिंग फैक्ट्री के अंदर जो है, ये फैक्ट्री के नहीं है बेसिकली, ये हीटिंग लाइटिंग जो है ये बेसिकली आपके ऑफिस के हैं, ठीक है।
ऑफिस के अंदर हीटिंग लाइटिंग का अगर कोई एक्सपेंस है तो ये आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये अगर यही एक्सपेंस आपके फैक्ट्री में हो रहे हो तो ये डायरेक्ट है। ठीक है, उसने मेंशन किया, अगर सिंपल उसने जो हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस लिखा होगा ना तो आप इसको फैक्ट्री का ही एज्यूम करेंगे, इवन कि जब तक कि उसने ऑफिस मेंशन ना कर दिया हो। ठीक है, सिंपल लिखा हो ना हीटिंग लाइटिंग एक्सपेंस तो ये आप फैक्ट्री के शुमार करेंगे, डायरेक्ट में ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अदरवाइज अगर उसने ऑफिस मेंशन कर दिया तो देन आपके पास देयर इज नो अदर ऑप्शन, आप उसको इनडायरेक्ट में लिख देंगे। ट्रेड सब्सक्रिप्शन जो है आपको बाज़ औक़ात सब्सक्रिप्शन वगैरह पे करनी पड़ती है ट्रेडिंग के हवाले से, ये भी आपके जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स कौन कौन सी। बिजनेस में वो तमाम इनकम जिनका डायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं आ रही होती इनकम्स, उनको हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। रूटीन बिजनेस एक्टिविटी से जो आने वाली इनकम है वो सिर्फ सेल है। ठीक है, सेल बेसिकली हम सारा का सारा जो काम कर रहे हैं बिजनेस में वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं, वो सेल करवाने के लिए कर रहे हैं, सेल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही है वो सेल्स के लिए हो रही है। ठीक है जी, तो सेल ही हमारी मेन इनकम है, मेन रेवेन्यू है। ठीक है, अदर देन और कोई सेल के अलावा अगर आप किसी और खाते से आपको पैसा आ रहा है तो वो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो कोई और एक्टिविटी है। ठीक है, अदर देन सेल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी सारी की सारी जो है वो रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम में शुमार होंगे और उनको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, होंगी क्रेडिट साइड पे, जैसे कि कमीशन आपने रिसीव कर लिया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स रिसीव कर लिया, डिस्काउंट ऑन परचेजेस, परचेज करते हुए डिस्काउंट आपको मिल गया। ठीक है, आपने किसी से रेंट रिसीव कर लिया, आपने किसी से इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, आपने डिविडेंड शेयर्स के ऊपर आपने डिविडेंड रिसीव किया। ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, ये देखें जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था कि मालिक ने पैसा दिया बिजनेस को, ठीक है, और बिजनेस मालिक को उस पैसे पे इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि हमने पहले दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये कि मालिक और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से जब मालिक बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाता है ना तो बिजनेस भी उससे तवक्का करता है कि तुम मुझसे पैसे लेके गए हो लिहाजा तुम अब मुझे इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो जब मालिक ड्राइंग्स करता है, कुछ पैसा या चीज़ें निकाल के लेके जाता है तो वो एक किस्म का लोन लेके गया बिजनेस से, तो लिहाजा मालिक को उसके ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे बिजनेस जो है मालिक के कैपिटल पे मालिक को इंटरेस्ट पे कर रहा था, अब मालिक बिजनेस से कुछ चीज़ें लेके गया या पैसा लेके गया, ठीक है, तो बिजनेस कहता है जो तुम मुझसे लेके गया तुम भी मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो, तो उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। और ये जो है बिजनेस की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे ना तो जो बिजनेस को देना पड़ रहा है मालिक को वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो बिजनेस मालिक से रिसीव कर रहा है ड्राइंग्स के ऊपर वो बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए हमने इसको इनकम वाली साइड पे लिखा। ठीक है, इसी तरह से रिजर्व ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है, ये वही आपकी बात आ गई। ठीक है, आपने यहाँ पे रिजर्व जो है मेंटेन कर लिया, जिसका आपको क्रेडिटर से जो है वो इनकम आनी, मतलब पैसे आपको कम देने पड़ने। ठीक है, उसके हवाले से उसको हम इनकम ही ट्रीट करेंगे। जो क्रेडिटर को अगर हमें कम पैसे देने पड़ते हैं ना वो भी हमारी इनकम ही है। उसके अलावा अक्रूड इनकम, जो आपने को इनकम रिसीव करनी है अभी, ठीक है, यानी कि आपने काम करके दे दिया, सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन अभी आपने इनकम रिसीव करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग किसी को दी हुई है, ठीक है, तो उसने महीना पूरा उसके अंदर रह लिया, सर्विसेज आपने दे दी, अब उसने रेंट आपको अदा करना उसका, तो ये रेंट जो है आपकी एक अक्रूड इनकम है जो कि आपने रिसीव करनी है। इसी तरह से आपने किसी से इंटरेस्ट रिसीव करने वाला है। ठीक है, ये जो सारी की सारी ये आप बताइए ना आपको रेंट रिसीव, ये तो रिसीव कर चुके हैं ना, अगर इनमें से कोई रिसीव करने वाली है ना तो उसको हम अक्रूड इनकम कह देंगे, चाहे वो रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिविडेंड हो, चाहे इंटरेस्ट हो, ये वाला। तो ये सारे के सारे अक्रूड इनकम हो सकती हैं अगर ये रिसीव ना हुई हो। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि अगर ये आपको चीज़ें पे करनी पड़े ना, रेंट पे करना पड़े, इंटरेस्ट पे करना पड़े और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़े, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, और अगर यही चीज़ें आपको रिसीव हो रही हैं, रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ठीक है, या कमीशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपकी इनकम बन जाएंगे। यही रिसीव हो तो इनकम्स हैं, अगर आपको पे करनी पड़े तो फिर इस साइड पे आ जाएंगी, एक्सपेंसेस बन जाएंगे आपके। ठीक है जी, उसके अलावा बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया था ना कि बैड डेट्स हमारे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली लॉस है, बिल्कुल पैसे हमें उन यकीन था 110% कि अब इन लोगों से पैसा हमें नहीं मिलना। ठीक है, पैसे मर गए हमारे, तो यही जो चीज़ है इसको हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमें जो पैसा हमारा बैड डेट हो चुका है पहले से, अगर हमें वो रिकवर हो जाए
तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ताकि हमारा जो है वो लॉस कंपनसेट हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 रुपये की सेल्स की है, ठीक है जी, तो 10,000 हमारा जो है वो बैड डेट्स में चला गया, हमें बिल्कुल नहीं मिलना अब, ठीक है, हमने उसको लॉसेज में एक्सपेंसेस में लिख लिया था, लेकिन अब वो हमें मिल चुका है कुछ ना कुछ उसके अंदर से, ठीक है, हमें उसके अंदर से फॉर एग्जांपल कह लीजिए कि 10,000 मर गया था पहले, अब 10,000 में से 5,000 जो है वो मिल गया वापस, ठीक है, तो 5,000 जो मिल गया है तो हमने तो पहले 10,000 का एक्सपेंस बनाया हुआ है, तो लिहाजा हमें उस 10,000 के एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा क्योंकि 5,000 तो उसमें से मिल गया फ्यूचर में आगे, ठीक है, तो उस 5,000 को हम यहाँ से तो कम नहीं करेंगे, कम हम उसको जो है इस साइड पे लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमारा डेबिट क्रेडिट जो है वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है, 5,000 को हम यहाँ लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में, उसके लिए रिकवर अकाउंट का एक हम अकाउंट खोलेंगे और उसमें वो जो पैसे वापस आ गए ना, में जो पहले पैसे मर गए थे उनमें से अगर कोई पैसे वापस आ गए उनको हम इस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की जो प्रोविजन है क्रेडिट बैलेंस, ये भी आपके एडजस्टमेंट के हवाले से है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे जो आपकी एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है। उसके बाद रॉयल्टी रिसीव, आपका नाम अगर कोई यूज़ कर रहा है, जैसे कि आप किसी का नाम यूज़ करते हैं तो आप उसको पैसे देते हैं ना, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। रॉयल्टी अगर रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, अगर आप पे कर रहे हैं तो आपके लिए जो है एक्सपेंस है। कोई आपका नाम यूज़ कर रहा है तो वो आपको सालाना पेमेंट करेगा, ठीक है, तो वो आपके लिए एक रॉयल्टी होगी, आपके लिए इनकम होगी। इस तरह से अप्रेंटिस प्रीमियम होता है, आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इनकम है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे जो मिसलिनियस, इसके अलावा अगर कोई रिसीट है, आप कोई और इनकम वगैरह रिसीव करें, कोई और पैसा किसी भी सोर्स से रिसीव करें, यानी कि अदर देन सेल्स कहीं से भी आपको अगर पैसा रिसीव हो रहा है किसी भी मद में, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम में उसको लिखा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस थे जो आपको पे करने पड़ रहे हैं। फिर मैं बता देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ टॉपिक को, कि ये सारे के सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिनका प्रोडक्शन एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इन सारे एक्सपेंसेस का ताल्लुक जो है वो सेलिंग एक्टिविटीज से है, ठीक है, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज से नहीं है इनका ताल्लुक, ठीक है। इस तरह से आप इनको रिकग्नाइज करेंगे। अगर आपके सामने कोई एक्सपेंस आता है तो आपने अगर सोचना है कि ये ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सबसे पहले आपने देखना है आया कि इसका प्रोडक्शन एक्टिविटी से ताल्लुक है, अगर उसका है तो उसको ट्रेडिंग में लिख देंगे, अदरवाइज उसको हम जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, ठीक है जी। उसके अलावा इधर जो है जितनी भी इनकम्स आपको रिसीव हो रही हैं अदर देन सेल्स जो हैं, सेल्स को हम ट्रेडिंग में लिखेंगे, अदर देन सेल जितनी भी आपको जो है इनकम्स आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जो आपने रिसीव कर ली हैं या जो रिसीव करने वाले हैं, ठीक है, जैसे रेंट रिसीव कर लिया था, अगर यही रेंट रिसीव करने वाला हो तो दोनों आ जाएंगी, जो रिसीव कर ली हैं जो रिसीव करने वाले हैं, वो सारी की सारी इनकम्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसी तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बस बस एक्सपेंसेस और इनकम्स का फ़र्क है, और उसी तरह से बैलेंसिंग करके हम जो अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, और यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट लॉस निकलेगा, प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट कहेंगे, लॉस को हम यहाँ पे नेट लॉस कहेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।